नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए सुनते हैं डॉरथी एल सायर्स की लिखी एक रहस्यपूर्ण कहानी, साइमन ग्रांट कहाँ गायब हो गए। नवंबर की एक बरसाती रात को साइमन ग्रांट साहब गायब हो गए। इस तरह गायब हुए जैसे हवा में घुल गए हों। वह कंसोलिडेटेड नाइट्रोफॉस्फेट्स और भगवान जाने किन किन कंपनियों के चेयरमैन, मालिक, मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनका इतने रहस्यपूर्ण तरीके से गायब हो जाना उनके मित्रों और रिश्तेदारों के लिए स्वाभाविक रूप से दुख और चिंता का कारण था। उनके इस तरह से गायब होने से कुछ दिनों तक स्टॉक एक्सचेंज में भी चर्चा गर्म रही। लेकिन अगले चंद दिनों में जब उनकी नाइट्रोफॉस्फेट्स और अन्य कई कंपनियां भी उन्हीं की तरह गायब हो गईं, उनकी कंपनियों की मिल्कियत भी उनकी नहीं दूसरों की हो गई, तो बाजार में हड़कंप मच गया। आखिर ये हड़कंप क्यों नहीं मचता? इसमें दूसरे ढेरों लोगों की पूंजी जो लगी हुई थी। इससे श्रीमान मॉन्टेग एग की शांति भी भंग हो गई। इसलिए नहीं कि ग्रांट से श्रीमान एग की कोई दोस्ती थी या ग्रांट की कंपनियों में एग ने पूंजी निवेश कर रखा था, बल्कि इसलिए कि जिस कंपनी में वह नौकरी करते थे वह एक मुसीबत में फंस गई थी। श्रीमान मोंटाग एग लंदन की पिकेडिली स्ट्रीट स्थित मेसर्स प्लमेट एंड रोज के प्रतिनिधि थे। उनकी कंपनी वित्त मंत्री के बजट प्रस्तावों में कटौती करने के एक प्रस्ताव से प्रभावित हो रही थी। उस प्रस्ताव के लागू होने से शराब और स्पिरिट व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होने वाला था। कंपनी के काम से एग बर्मिंघम पहुंचे ही थे कि कंपनी की ओर से उन्हें जरूरी संदेश मिला, जिसमें उनको फौरन लंदन लौट आने का आदेश दिया गया था। बर्मिंघम से लंदन के लिए रात 9:30 बजे एक ट्रेन थी। इसी ट्रेन से उसी दिन साइमन ग्रांट ने भी अपनी आखिरी यात्रा की थी। एलएमएस रेलवे कंपनी की यह ट्रेन बर्मिंघम से चलकर सिर्फ कवेंट्री और रग्बी रुककर 12:10 पर यूस्टन स्टेशन पहुंच जाती थी। उस रात साइमन ग्रांट के सम्मान में कवेंट्री में रात्रि भोज आयोजित हुआ था। रात्रि भोज के बाद उन्होंने एक भाषण भी दिया था। उसके बाद उन्होंने जल्दबाजी में कवेंट्री स्टेशन पर बर्मिंघम एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी थी। रग्बी में एक अन्य रईस व्यक्ति लॉर्ड बटलश्रॉप के साथ उन्हीं के सानिध्य में रात गुजारनी थी। कवेंट्री स्टेशन पर 9:97 पर कवेंट्री के दो सम्मानित व्यक्तियों ने साइमन ग्रांट को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बिठा दिया था। वे उनसे तब तक बातें करते रहे थे जब तक कि ट्रेन चल न दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि साइमन ग्रांट कवेंट्री पर नहीं उतर सके थे या उनके साथ वहां कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। साइमन ग्रांट के साथ डिब्बे में एक अन्य सम्मानित व्यक्ति सर हकलबेरी बोल्स भी थे। सर बोल्स ने बाद में पुलिस को बताया था कि उनकी और ग्रांट की अच्छी दोस्ती तो नहीं थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते थे। ग्रांट ने उनसे कहा था कि वह अकेले यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद उनसे बोल्स ने किसी और बातचीत के होने से इनकार किया। हाँ, उन्होंने ये भी बताया था कि साइमन ग्रांट ने ये भी कहा था कि चूंकि उनका सचिव उस दिन बीमार हो गया था, इसलिए उन्हें अकेले यात्रा करनी पड़ रही थी। कवेंट्री से रग्बी के बीच की लगभग आधी दूरी तय करने के बाद साइमन ग्रांट डिब्बे के गलियारे में चले गए थे। ये आखिरी बार था जब साइमन ग्रांट को देखा गया था। वह ये शिकायत करते सुने गए थे कि डिब्बे के केबिन में बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन उसके बाद साइमन ग्रांट को फिर नहीं देखा गया। रग्बी स्टेशन पहुंचने पर पता चला था कि डिब्बे का एक दरवाजा खुला हुआ था। कुछ मील पहले साइमन ग्रांट का हैट और कोट पटरी के पास पड़ा मिला था, जिससे कुछ भयावह घटने का अंदाजा लग रहा था। लेकिन पूरे रास्ते की बारीकी से जांच करने के बाद कहीं भी किसी भारी बदन के व्यक्ति के गिरने का कोई निशान नजर नहीं आया, न ही
किसी व्यक्ति का शव कहीं मिला। उनके कोट की जेब से कवेंट्री से रग्बी तक की फर्स्ट क्लास की टिकट मिली थी। अगर साइमन ग्रांट ने रग्बी स्टेशन पर उतरकर बिना टिकट जाना चाहा होगा तो वह संभव नहीं था। वह चलती ट्रेन से बीच में कहाँ उतर गए, ये सभी को आश्चर्य में डाले हुए था। ये टिकट ही उनको रग्बी स्टेशन के गेट से बाहर निकालने की गारंटी थी। स्टेशन के गेट पर तैनात टीटी ने उन जैसे किसी व्यक्ति को देखने से इनकार किया। उसने ये भी बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना टिकट नहीं था। यही नहीं, गेट के ठीक बाहर लॉर्ड बडल्सथ्रॉप का ड्राइवर भी मौजूद था। साइमन ग्रांट के न मिलने पर ड्राइवर और उसके साथ आए एक अन्य व्यक्ति ने पूरा स्टेशन छान मारा था। दोनों साइमन ग्रांट को अच्छी तरह पहचानते थे, लेकिन साइमन ग्रांट उन्हें कहीं नजर नहीं आए थे। उनका गायब होना सबको हैरत में डाल रहा था। अब सिर्फ 2 ही संभावनाएं थीं। बर्मिंघम लंदन एक्सप्रेस रग्बी 10:24 पर पहुंचकर 10:28 पर छूट जाती थी। दूसरी तरफ से 10:21 पर आयरिश मेल आती थी। वह इस स्टेशन से 10:25 पर आगे की यात्रा के लिए निकल जाती थी। अगर दोनों ट्रेनें सही समय पर पहुंची और चली हों तो यही संभावना लग रही थी, और इसके आसार भी ज्यादा थे, क्योंकि साइमन ग्रांट की लाश पटरी के आसपास कहीं नहीं मिली थी कि साइमन ग्रांट प्लेटफॉर्म पर इस तरफ न उतरकर दूसरी तरफ उतर गए हों और वहां खड़ी आयरिश मेल पर बैठ गए हों। हालांकि सबसे हैरत अंगेज बात यही थी कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तो वह 2:25 पर रात को ही हेलीहेड स्टेशन पहुंच गए होंगे। उस समय वहां से डबलिन के लिए स्टीमर छूट रहे होते हैं, जिसे पकड़कर वह सुबह 6:25 पर डबलिन पहुंच गए होंगे। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्यों किया? क्या वह किसी मुसीबत में घिर गए थे जो उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा? अब तक की जांच से इंस्पेक्टर पीकॉक ये नतीजा निकाल चुका था कि साइमन ग्रांट की हत्या नहीं हुई है, न ही वह किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं। उसका मानना था कि ग्रांट साहब प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर खड़ी आयरिश मेल पर सवार होकर कहीं और चले गए। उसने रेलवे कार्यालय से ये चेक कर लिया था कि दोनों तरफ की ट्रेनें एकदम सही वक्त पर प्लेटफॉर्म पर पहुंची थीं। एक संभावना ये भी थी कि साइमन ग्रांट लंदन न चले गए हों, किसी दूसरे डिब्बे में बैठकर और वहां छुप गए हों। हो सकता है रग्बी स्टेशन पर वह उतरे हों और आगे पीछे के डिब्बे में चढ़ गए हों। अपने को आसानी से पहचानने न देने के लिए ग्रांट अपना हैट और कोट पहले ही फेंक चुके थे। उन्हें लेने आए व्यक्ति बिना कोट और हैट के ग्रांट की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए बिना कोट और हैट के ग्रांट उनके सामने से गुजरे भी होंगे तो उन्होंने कोई गौर नहीं किया होगा। इंस्पेक्टर पीकॉक ने इस विषय में किसी के पास कोई जानकारी हो या कोई सुझाव हो तो उसे पुलिस विभाग में लिख भेजने की अपील करते हुए अखबारों में विज्ञापन छपवाए। इसके जवाब में मोंटैग एग ने पुलिस को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा था कि वह भी उस दिन उसी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अपने बारे में उन्होंने ये भी लिख दिया था कि वह ज्यादातर यात्रा करते रहते हैं, इसलिए अगले कुछ दिनों तक वह जिस जिस होटल में ठहरेंगे उसकी सूची भी उन्होंने लिख दी थी। इसलिए एक दिन ओल्डहम के कैट एंड फिडल होटल के कमरे में जब पुलिस ने दस्तक दी तो उन्हें ताज्जुब नहीं हुआ। इंस्पेक्टर पीकॉक और उसकी टीम के कुछ सदस्य उनके सामने हाजिर थे। मोंटाग एग ने कहा कि उन्हें पुलिस वालों के आने से काफी खुशी हुई है और वह जो कुछ जानते हैं सब पुलिस को बताएंगे। पीकॉक उस दिन की ट्रेन यात्रा के बारे में सब कुछ जानने को उत्सुक था। एग ने बताना शुरू किया। मैंने उस दिन तीसरी श्रेणी के डिब्बे में यात्रा की थी।
मेरी हमेशा से आदत है कि मैं समय से पहले स्टेशन पहुंच जाता हूं। उस दिन भी मैं समय से कुछ पहले ही स्टेशन पर पहुंच गया था। ये मैंने अच्छा ही किया था क्योंकि उस दिन भीड़ काफ़ी थी। ट्रेन समय पर आ गई थी और जल्दी पहुंचने के कारण मुझे सीट मिलने में सुविधा रही, जिससे मेरी यात्रा आराम से कट गई। पीकॉक ने कहा, हाँ, हम जानते हैं उस दिन ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी। हमने उस दिन यात्रा कर चुके काफ़ी लोगों से पूछताछ की है। एग ने पूछा, क्या आप लोग शाम के इस वक्त मेरे साथ कुछ पीना पसंद करेंगे? साथ ही ये पूछा कि उन लोगों से बातचीत में उन्हें क्या कुछ पता चला। इंस्पेक्टर पीकॉक ने ड्रिंक्स के लिए शुक्रिया कहा और बताया कि उस बातचीत में कुछ खास पता नहीं चल सका। एग ने कमरे में लगी घंटी बजाकर बेरे को व्हिस्की और सोडा लाने का ऑर्डर दिया। बेरा जब ऑर्डर सर्व कर गया तो व्हिस्की की चुस्की लेते हुए एग ने कहना शुरू किया, वह डिब्बा हर तरह के लोगों से भरा हुआ था। सभी तरह के लोग वहां मौजूद थे। मैं खिड़की की बगल वाली सीट पर बैठा था। मेरे बगल में लाल रंग का गंजा मजबूत बदन वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने चेक का कोट पहना हुआ था। वह बर्मिंघम से आ रहा था। उसके आगे एक लंबा युवक था। उसका चेहरा मुहासों से भरा हुआ था। वह चढ़ते वक्त मेरे पैर को भी कुचल गया था। कहीं क्लर्क था वह। कोने की सीट पर एक नौसैनिक था। वह अपने सामने बैठे व्यक्ति से सारे रास्ते बात करता रहा था। उसके आगे बैठा एक व्यक्ति किसी घटिया तंबाकू वाली पाइप लगाकर पीता रहा था। उसकी बदबू पूरे डिब्बे में भरी हुई थी। मैं चूंकि खिड़की के बगल में बैठा था, इसलिए उस बदबू से काफी हद तक बचा रहा। इनके अलावा भी काफी लोग थे जिनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैंने उन पर गौर नहीं किया था। हाँ, घटिया तंबाकू पी रहा व्यक्ति व्यापारी सा लग रहा था, लेकिन उसकी शक्ल भी मैंने ठीक से नहीं देखी क्योंकि वह ज्यादातर समय अखबार ही पढ़ता रहा था। हाँ, एक अधेड़ व्यक्ति की भी याद है, इसलिए कि वह शरीफ से लग रहे थे, लेकिन उनके बाल बहुत बढ़े हुए थे। उनकी शक्ल इसलिए याद है कि उन्हें देखकर बार बार यही ख्याल आ रहा था कि इन्हें अब अपने बाल कटवा ही लेने चाहिए। एग बता रहा था, मेरे सामने एक सज्जन बैठे थे। उनकी लंबी भूरी दाढ़ी थी। उन्होंने एक बड़ा फेल्ट हैट लगा रखा था। वह बर्मिंघम से ही चढ़े थे। बड़े बाल वाले व्यक्ति भी बर्मिंघम से ही चढ़े थे। बाकी दो मेरे बाद ट्रेन के डिब्बे में आए थे। अपनी डायरी पलटते हुए और मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर पीकॉक ने कहा, आप सचमुच कमाल के गवाह हैं। आपने इतने दिनों बाद बयान दिया है, लेकिन आपसे पहले उसी डिब्बे के 7 यात्रियों द्वारा दिए गए बयान की तुलना में आपका बयान ज्यादा स्पष्ट है। यही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि आपका बयान ही सबसे ज्यादा सही है। क्या आपको लोगों के चेहरे पढ़ने का शौक है? ये मेरे पेशे में शामिल है, एग ने जवाब दिया। पीकॉक ने कहा, लंबे बालों वाले सज्जन लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एम्बलफुट थे। उन्होंने आपके बारे में बताया था कि आप एक संभ्रांत नवयुवक हैं। एग ने कहा, प्रोफेसर साहब की ये मेहरबानी है। पीकॉक ने बताया, विदेशी से लग रहे सज्जन वाकई विदेशी ही हैं। उनका नाम डॉक्टर स्लीकर है। वह जर्मनी के हैं और यहाँ लंदन विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। मुहासों वाला व्यक्ति मॉरिसन कंपनी में क्लर्क है और सभी व्यक्ति भी लगभग वही निकले जो आपका अंदाजा था। हमने सभी की लंदन पहुंचने के बाद की गतिविधियों को चेक भी किया था। उनमें से कोई भी रग्बी स्टेशन पर नहीं उतरा। क्या उनमें से कोई रग्बी पर उतरा था? एग ने जवाब दिया, नहीं। पीकॉक ने कहा, क्या आपने किसी व्यक्ति को लगातार डिब्बे के कॉरिडोर में तो नहीं देखा, या कोई व्यक्ति लगातार खिड़की की तरफ ही मुंह किए रहा हो? एग ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, दाढ़ी वाला व्यक्ति बार बार कॉरिडोर में जा रहा था। अब मुझे ध्यान आ रहा है
कि वह व्यक्ति कुछ अधीर लग रहा था। मेरे ख्याल से उसकी तबीयत कुछ खराब लग रही थी, लेकिन वह ज्यादा देर तक कॉरिडोर में नहीं ठहरता था। हाँ, अब ख्याल आ रहा है कि वह व्यक्ति कुछ नर्वस भी था और अपने नाखून चबा रहा था, और वह जर्मन भाषा में कुछ बड़बड़ा भी रहा था। उसका नाखून चबाना काफी खराब लग रहा था। शायद उसकी ये आदत थी। इससे उसके अच्छे हाथ खराब से लग रहे थे। पीकॉक ने कहा, लेकिन ये तो बड़ी असाधारण सी बात बता रही हैं आप, क्योंकि डॉक्टर स्कीलर के हाथ तो बड़े सुंदर हैं। मैंने कल ही तो उनसे बात की थी, और अगर उन्हें नाखून चबाने की आदत होती तो वह मेरे सामने भी ऐसा करते। और आपने अपने सामने बैठे व्यक्ति के बारे में कुछ खास बात नोट की? एग ने जवाब दिया, मेरे ख्याल से कोई खास बात नहीं, पर एक मिनट रुकिए। वह व्यक्ति बड़ी तेजी से सिगार पी रहा था। वह सिगार सुलगाता और गहरे कश मारता हुआ कॉरिडोर में जा रहा था। पीकॉक कुछ सोचते हुए टेबल को ठकठकाने लगा, फिर बोला, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मुझे याद आ गया है कि मैं बुरी तरह चबाए गए नाखूनों वाले व्यक्ति से कब और कहाँ मिला था। माय गॉड! लेकिन ये वह कैसे हो सकता है? एग उत्सुकता से उसकी बात सुन रहा था। पीकॉक ने बताया, वह साइमन ग्रांट का सचिव था, मोटा सा गंजा व्यक्ति। साइमन ने कहा था कि उसे फ्लू है और वह उसके साथ नहीं चल रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे समझ आ गया है। ये दोहरे चरित्र का मामला है। दरअसल साइमन ग्रांट के गायब होने के बाद से हमने उनकी सभी कंपनियों के खातों की जांच की है। उसमें उसे जबरदस्त घाटा हो रहा था। दूसरे, हमने डॉक्टर स्कीलर की भी जांच की है। वह और उनकी पत्नी भी संदिग्ध चरित्र के हैं और पिछले 3 वर्षों में काफी रईस हो गए हैं। अब मुझे उस सचिव को पकड़ना होगा। कल हम उससे स्कॉटलैंड यार्ड के मुख्यालय में पूछताछ करेंगे। मुझे उम्मीद है हम इस मामले में छाई धुंध को साफ करने में कामयाब रहेंगे। श्रीमान एग, कल शाम को आपको भी वहां हाजिर रहना है। वहां से निकलते ही पीकॉक ने स्कॉटलैंड यार्ड में संपर्क किया। वहां से उसने इंस्पेक्टर एडवर्ड को डॉक्टर स्कीलर के विंबलडन स्थित घर पर 2 व्यक्तियों को तैनात करने को कहा, ताकि वह कहीं जा न सके। 2 व्यक्तियों को उसने ग्रांट के सचिव नॉर्मन रोज के घर पर लगा दिया। अगली सुबह पुलिस ने नॉर्मन को गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी खबर उसी शाम को लंदन के शाम के अखबारों में थी। उधर स्कीलर के घर पर तैनात सिपाही हटाए नहीं गए थे। उन्हें ये निर्देश दिया गया था कि वह कहीं भी जाने की कोशिश करे, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। स्कॉटलैंड यार्ड में सिर्फ 5 मिनट की ही पूछताछ में नॉर्मन ने सच उगल दिया। उसने बताया कि डॉक्टर स्कीलर और कोई नहीं बल्कि साइमन ग्रांट ही हैं। उसने ये भी बताया कि साइमन ग्रांट की ज्यादातर संपत्ति उनकी कमाई हुई नहीं है, बल्कि शादी में मिली थी। दरअसल लेडी मैकबेल से उन्होंने शादी उनकी संपत्ति के लालच में ही की थी, लेकिन वह शादी से पहले ही लेडी जेनिफर से प्यार करते थे। एक तरह से ये उन दोनों की साजिश थी। दोनों ने ये संपत्ति लगभग अपने दूसरे नाम से कर ली थी, और अब उनका इरादा यहां से जर्मनी या आयरलैंड जाकर बसने का था। नॉर्मन रोज ने बताया, ये संपत्ति अपने नाम करने के लिए उन्होंने एक गहरी चाल चली थी। बिजनेस के सिलसिले में उन्हें अक्सर आयरलैंड या जर्मनी जाना पड़ता था, इसलिए वह ये भाषाएं भी जानते थे। एक दिन जर्मनी से डॉक्टर स्कीलर के भेष में साइमन साहब खुद उस वक्त अपने ही घर पहुंचे जब वह अपनी पत्नी से ये कह गए थे कि वह बिजनेस टूर पर हैं। अपनी पत्नी से वह ये कह गए थे कि मेरे पीछे जर्मनी से कोई डॉक्टर स्कीलर आएंगे, उनका ख्याल रखना। अपने रसूख के चलते साइमन ग्रांट ने लंदन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर स्कीलर को एक पार्ट टाइम नौकरी भी लगवा दी थी, जिसमें उन्हें हफ्ते में 1 बार क्लास लेनी पड़ती थी।
और हफ्ते में एक दिन साइमन से स्कीलर बनना साइमन के लिए कोई खास मुश्किल काम नहीं रहता था। इंस्पेक्टर पीकॉक ने बताया, ये शक मैकबेल से बातचीत में उस समय हुआ जब उसने ये बताया कि डॉक्टर स्कीलर 3 साल से उसी दिन आते हैं जब साइमन टूर पर होते हैं। फिर मैंने साइमन के खातों की जांच की तो पता चला कि लगभग सारी रकम स्कीलर और जेनिफर के नाम ट्रांसफर की गई है। मैंने ये सोचा कि आखिर ये रकम स्कीलर के नाम ट्रांसफर होने के बाद साइमन गायब कैसे, क्यों और कहाँ हो गए? एग ने पूछा। लेकिन कल आप कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि साइमन और स्कीलर एक ही व्यक्ति हैं? इंस्पेक्टर पीकॉक ने बताया, चबाए हुए नाखूनों के कारण। क्या मतलब? एग ही नहीं, वहां मौजूद और कई लोगों ने पूछा। पीकॉक ने बताया, जब श्रीमान एग ने जो हुलिया बताया वह स्कीलर से मिलता जुलता था, तभी मुझे याद आया कि जब श्रीमती मैकबेथ ने अपने पति साइमन ग्रांट पर इस बात का दबाव डाला कि वह स्कीलर के आने पर हमेशा टूर पर ही क्यों रहते हैं, तब साइमन ने नॉर्मन, जो कि पहले से ही पैसे के लालच में इस साजिश में शामिल था, को स्कीलर की वेशभूषा में बदल दिया। अब इनका काम आसान हो गया था। एग और अन्य लोगों ने पूछा, लेकिन ट्रेन से साइमन गायब कहाँ हो गए? पीकॉक ने बताया, ये अपनी कहानी, या यूं कहिए अपने दोहरे रूप में से एक को खत्म करने का आखिरी कदम था। इसके बाद जैसा कि साइमन उर्फ स्कीलर की योजना थी, वे जर्मनी या हंगरी जाकर बस जाते। लेकिन साइमन ट्रेन में स्कीलर बने कैसे? पीकॉक ने जवाब दिया, साइमन स्कीलर नहीं बने, बल्कि साइमन ही थे। इस ट्रेन में तीसरी श्रेणी का एक ही डिब्बा है। उस डिब्बे में योजनानुसार नॉर्मन रोज साहब स्कीलर के रूप में बैठे हुए थे। साइमन ग्रांट जब अपने केबिन से गर्मी का बहाना बताकर कॉरिडोर में गए, तो उसी बहाने के तहत उन्होंने अपना हैट कोट उतार लिया, जिससे किसी का उन पर ध्यान नहीं गया। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार स्कीलर बना नॉर्मन भी ट्रेन के डिब्बों को जोड़ने वाले रास्ते से वहां पहुंच गया। साइमन ने अपना हैट कोट उसे दे दिया, जिसे नॉर्मन उफ स्कीलर ने अपने डिब्बे में लौटते वक्त पटरी पर फेंक दिया। अगर साइमन ग्रांट खुद अपना कोट हैट फेंकते तो शायद किसी की नज़र उन पर पड़ जाती और वह कुछ शक करता या पूछता, जबकि साइमन उस वक्त किसी की नज़र में पड़ना नहीं चाहते थे। यही नहीं, नॉर्मन उर्फ स्कीलर ने भी उसे डिब्बों को जोड़ने वाले रास्ते से बाहर फेंका, जहां सामान्यतः कोई नहीं होता। रग्बी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ खड़ी ट्रेन में साइमन ग्रांट चढ़ गए। हैट और कोट लेते समय नॉर्मन उर्फ स्कीलर ने उन्हें एक बैग दिया था, जिसमें स्कीलर की वेशभूषा थी। साइमन ग्रांट ने अपना हुलिया बदला और आयरलैंड पहुंच गए, जहां जेनिफर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। पीकॉक ने कहा, हमें उसके भागने का अंदाजा था। यहाँ कथित स्कीलर के घर पर कोई भी नहीं है। वहां मौजूद सिपाही हमें ये सूचना दे चुके हैं। उसने कहा, अब रहा ये सवाल कि नॉर्मन रोज स्कीलर वही है, इसका अंदाजा कैसे लगा? दरअसल लंदन शहर में विदेशी स्कीलर के आने पर सामान्य जांच एक प्रक्रिया है। खास तौर से हाथों की जांच की जाती है। उनके हाथों की जांच करने पे वे बड़े सुंदर पाए गए। फिर हम फिंगरप्रिंट भी लेते हैं। साइमन के गायब होने के बाद हमने उनके घर से उनके भी फिंगरप्रिंट उठाए थे और शक होने के बाद उन्हें मिलाया गया तो वे एक ही व्यक्ति यानी साइमन ग्रांट के निकले। नॉर्मन रोज ने इस बात की पुष्टि कर दी। फिर आयरलैंड से साइमन ग्रांट और जेनिफर को लाना मुश्किल नहीं था। अपने लालच के कारण वे बर्बाद हो गए, लेकिन इस तरह का मामला ये पहला नहीं था। हाँ, इंस्पेक्टर पीकॉक का कहना जरूर था कि कानून के हाथ सबसे लंबे होते हैं, इसलिए लोगों को चाहिए
कि वे उसका उल्लंघन न करें। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉरेथी एल सायर्स की लिखी एक रहस्य भरी कहानी साइमन ग्रांट कहाँ गायब हो गए। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।